Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. आ गए अभी Good सभी morning, sir. सभी लोग? कौन बाकी है? कृष्णा बाकी। चलो काम को लग जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम क्लास 11। ओके, 11 का है। वेटेज के बारे में बात करें तो मॉडरेट, मतलब इतना डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसके। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हम बार बार यूज करेंगे, तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, इस पे एमसीक्यू डायरेक्टली आने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, चलो सो वन बाय वन देख लेते हैं। ये अपना पीरियोडिक टेबल है, कोई खास बात तो यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। ये एस ब्लॉक, दिस वन इज पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, जैसे आपको सबको मालूम है ये एफ ब्लॉक। ओके, ये सारे मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है, एंड दीज आर मेटल्स। तो दोनों तरफ प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, अब नई बात क्या, मैंने मतलब नई बात इसमें कौन सी है, तो ये मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका फिक्स रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये नॉन मेटल है, मतलब पहली अगर लाइन छोड़ देंगे ये वाली, ठीक है, तो बाकी जगह के पास डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स, मतलब डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहते हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले लाइन को छोड़ के। और ये जो है ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम या ज़्यादा तो होती रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फर्दर पूरे केमिस्ट्री पढ़ते टाइम पे ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जनरली कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करता है। जब भी आपको कोई कैटलिस्ट दिखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी ग्रुप में से होगा। निकेल, जिंक, बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या दूसरी कौन सी रिएक्शन हो। ठीक है, अब फिलहाल तो हमें प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है, फोकस कहाँ पे करना है ये भी यहीं पे समझ लो। अभी क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका 1s1, इसका 1s2। ठीक है, उसके बाद 2s1, 2s2 एंड देन सो ऑन, 2p1, 2p2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन डिफरेंस जो आता है ना, तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर अच्छे से देख लो तो ये 13 का डायरेक्ट 31 हो गया। ओके, यहाँ पे डिफरेंस देखो, 5 एंड 13 बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें गड़बड़ दिखाई देगी 100%। ठीक है, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ पे एक क्लास ऐड होता है, मतलब एक ग्रुप, ये एस ग्रुप है, ये पी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, एंड ये एफ ग्रुप है। तो गड़बड़ हमेशा प्रॉपर्टी में कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा ना, तब देखो ये सीक्वेंस में है, एस ब्लॉक ये पूरा सीक्वेंस में है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस में है, इसके बाद ये बीच में आ गया ना, डी ब्लॉक बीच में आ गया ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी गड़बड़ा जाएगी। तो ये कंपैरिजन हमेशा एक्सेप्शनल में आएगा, हमेशा, कभी भी देख लो आप। ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम एक्सेप्शन में आएगा, इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे भी होता ही है, थोड़ा बहुत। ड्रास्टिक इफेक्ट कहाँ पे होगा, एल्यूमिनियम एंड गैलियम के प्रॉपर्टी में होगा। नेक्स्ट दूसरा जो एफ ब्लॉक आता है वो कहाँ पे, तो यहाँ पे आता है, ये वाला, ये एफ ब्लॉक या इस एरिया में रहता है। तो दूसरा हमें जो एक्सेप्शन मिलेगा या वेरिएशन मिलेगा प्रॉपर्टी में, वो 100% इन दोनों के बीच में मिलेगा, नहीं तो इन दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया, क्योंकि बीच में इतना बड़ा ये एफ ब्लॉक आता है ना, तो प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन होते ही है, मतलब एटॉमिक साइज सडनली डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे होते ही है। ठीक है, तो ये तो पहले ही समझ के चलेंगे। और इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, इसका इफेक्ट इवन यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये रो को आप अगर स्टडी करोगे तो इस रो में एफ ब्लॉक है ही नहीं, एफ ब्लॉक पहली बार आया ये लैंथेनाइट के बाद, तो प्रॉपर्टी का इफेक्ट तो ये टिटेनियम पे भी पड़ने वाला है, इंडियम पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी सपोज एटॉमिक साइज हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो यहाँ तक तो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे सडनली हमें चेंजेस दिखाई देंगे। अच्छा, ये चेंजेस होने के बाद ये थोड़ा सा संभल रहा है कि ये एफ ब्लॉक में फिर से यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, राइट। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन यहाँ पे आते हैं, एल्यूमिनियम गैलियम। ठीक है, और ये लॉजिकल है, और ये इसका लॉजिक ये ग्रुप का ऐड होना है। ठीक है, एक अगर ब्रॉडली अगर हम बात करें ना, किसी भी कोई भी स्टडी करे बिना, अभी तक हमें प्रॉपर्टी नहीं देखी, लेकिन पीरियोडिक टेबल का आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो ये चीज़ें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, या थोड़ा सा याद रखना। बाकी तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, धीरे धीरे हम लिस्ट करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वन बाय वन लेता हूँ इसको अभी, एक मिनट दे दो। ये चाहिए। ओके, तो सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बेसिकली क्या है, थ्योरी को पहले देख लेंगे। इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम, पॉली मतलब मेनी, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन छोड़ के, इसका मतलब सिंपल। द इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। मतलब क्या है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकेंड ऑर्बिटल, तो जनरली होता ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, ये तो सब जगह पे होगा, मतलब अपोजिट सेम चार्ज जहाँ पे होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस शुड हैव अपोजिट फोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। ना सिर्फ दो अलग अलग ऑर्बिटल के बीच में, एक ही ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे भी रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, प्रेजेंट होता ही है। सो इस रिपल्शन का इफेक्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। इससे होता यह है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बाहर के ऑर्बिटल तक अट्रैक्शन फोर्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या थोड़ा सा मुश्किल जाता है उसको, ठीक है, बाहर तक अट्रैक्शन फोर्स को पकड़ के रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। therefore only a part of nuclear charge is effective on the electron of the orbital। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 100% पावर लगा के इसको अंदर की तरफ खींच नहीं पाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या बाकी चीजें हम उसको यूज करेंगे। दस द इनर इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट्स और शील्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, इनर ऑर्बिटल ने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एक परत बना के रखी है, तो उसको हम कहते हैं शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस या शील्डिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, and thereby decreases the effect of nuclear charge towards the electrons on the outermost orbital। So बहुत हेवी कंसेप्ट नहीं है, सिंपल है। नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने नहीं देते, ये इसको अट्रैक्ट इतनी इफेक्टिवली कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शील्ड की तरह काम करते हैं, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर निकालने का ट्राई करते हैं, इसको बाहर भेजने का ट्राई करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है इस सारी चीजों का, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता है ड्यू टू शील्डिंग, ठीक है। Thus, the part of this nuclear charge works against outer electron is known as effective nuclear charge। इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। सो जनरली देखो, कोई भी एक कार्बन ले ले, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखता हूँ, तो आइडियली हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि 6 प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज 6, नेगेटिव चार्ज 6, तो यहाँ पे इक्वली अट्रैक्शन होगा, तो वैसे होता नहीं है, ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है यहाँ पे पूरी लिस्ट की है, और उसका इफेक्ट ये है कि ये 100% अटैक नहीं कर सकता, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार इज नथिंग बट जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो कि प्रोटॉन का नंबर होगा पॉजिटिव चार्ज, माइनस शील्डिंग कॉन्स्टेंट, कितना शील्डिंग हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कितना एब्जॉर्ब कर ले, नजदीक के इलेक्ट्रॉन कितना एब्जॉर्ब कर ले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। ओके, एटॉमिक रेडियस, सो एटॉमिक रेडियस तो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट रेडियस, सिर्फ एटम है तो एटॉमिक रेडियस, आयन है तो आयनिक रेडियस, ठीक है, बहुत सारे टाइप के हैं। तो बेसिकली हम एटॉमिक रेडियस आइडियली हमें क्या कहते हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट जो भी ऑर्बिटल हमारा प्रेजेंट होगा उसमें जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये सिंपल हमारा लॉजिक है या सिंपल हमारी डेफिनेशन है, एटॉमिक रेडियस लॉजिकली ये होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिटल, वहां तक का डिस्टेंस मतलब एटॉमिक रेडियस, ओके। कुछ जगह पे ये इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ तक इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, मतलब उसका अट्रैक्शन फोर्स कहाँ तक है, उस पॉइंट को भी हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेशन टू डेफिनेशन चेंज होगा, देखते हैं। एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिटल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, जो अभी मैंने आपको बता दिया सेम।
नेक्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड रेडियस, मतलब सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो, H2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे दो एटम होंगे ना जो एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो ये एक एटम एंड ये एक एटम एक दूसरे को कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ऐसे थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ये एटम कंसिडर करना, न्यूक्लियस नहीं, एटम कंसिडर। ओके, सो फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर दोनों पे हाइड्रोजन है तो होमो एटॉमिक, ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस है ये डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी। अगर ये हेटेरो एटॉमिक एटम, हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन है सपोज, तो ये क्लोरीन तो बड़ा होगा, हाइड्रोजन छोटा होगा, राइट। तो इस केस में हम हाफ नहीं कर सकते, तो इस केस में हाइड्रोजन का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी, तो डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। देन इन दोनों का डायमीटर लेने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, -0.09, ये कन्वर्टिंग फैक्टर है, क्योंकि कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो उस ओवरलैपिंग को निगलेक्ट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए ये वैल्यू डाली गई है, इन ब्रैकेट XA माइनस XB। सो ये XA एंड XB इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये है या फॉर्मूला है, याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट को समझे बस, एटॉमिक रेडियस क्या है बेसिकली, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कंसेप्ट हमें ज्यादा यूज करने आगे जाके, इस पे क्वेश्चन आएंगे। कोवैलेंट रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन एक्चुअल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस हमेशा स्लाइटली स्मॉलर रहेगी, क्यों? क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग हो गया मतलब रेडियस स्मॉल हो गई, लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है, रेडियस स्मॉल हो गई, राइट। तो एक्चुअल अगर एक पर्टिकुलर एटम रहेगा तो उसका तो रेडियस ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जनरली, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इज बिगर देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से रेडियस कम हो जाती है, कोवैलेंट रेडियस कम हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CX bond if CC bond length is 1.54 angstrom unit and XX bond length is 1.00 angstrom unit. The electronegativity value of carbon and X are 2.0 and 3.0 respectively. फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन की रेडियस कैसे निकालोगे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की रेडियस है हमारे पास, उसका हाफ कर दो तो कार्बन की आ जाएगी, उसी हिसाब से एक्स एक्स बॉन्ड है उसका हाफ कर दो तो एक्स की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला हमारे पास है, ओके, विद करेक्टिंग फैक्टर। तो जो कार्बन का रेडियस एक्स मतलब हाइड्रोजन का रेडियस, दोनों के एडिशन माइनस ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आपको फाइनल रेडियस मिल जाएगा। सो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, वंडरवॉल्स रेडियस। अब वंडरवॉल्स रेडियस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बाद में ये सारी चीजें हम देख लेंगे। वंडरवॉल्स रेडियस मतलब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कुछ डिस्टेंस तक अट्रैक्शन फोर्स अपना दिखाता है, कुछ एरिया कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं वंडरवॉल्स रेडियस, जहां तक ये अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा, ओके। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ओके। तो जहां तक इसका अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम कहेंगे वंडरवॉल्स रेडियस। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम, समझना इस चीज को, नॉन बॉन्डेड एटम, तो दोनों दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस तो हमें उन्हीं का गिनना है, ये डिस्टेंस, ओके, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट टू वन अनदर इज कॉल्ड एज वंडर वॉल्स रेडियस। तो यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, फिर भी डिस्टेंस तो इतना ही गिनना है, क्यों गिनना है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ तक है, इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ तक है, ये एक दूसरे के पास इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि अगर ये नजदीक आ गए तो रिपल्शन करना स्टार्ट कर देंगे, दो एटम नजदीक आ गए तो रिपल्शन करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ केस में अट्रैक्शन भी करते हैं, ओके। ये चार्ज पे डिपेंड रहता है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया न्यूक्लियस के साथ, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से एक पर्टिकुलर एरिया जहां तक ये अट्रैक्शन दिखाते हैं उसको हम कहते हैं वन रॉस रेडियस, ओके। ना नेक्स्ट पॉइंट, वन रॉस रेडियस ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी रेडियस होगी एज कंपेयर टू मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस,
क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्बिटल थोड़ी नहीं दिखना है, ये ऑर्बिटल के बाहर भी तो जाके अट्रैक्शन दिखा सकते हैं ना न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी होगी होगी होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, अब पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। ओके, उससे पहले मेटेलिक रेडियस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मेटेलिक रेडियस में मेटेलिक बॉन्ड होता है और कोई भी मेटल उसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब सपोज सोडियम है, तो सोडियम ने पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो भी उसका रेडियस रहेगा ना, उसको हम मेटेलिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ से पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और ये पहला ही जो फैक्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड है। सेंटेंस को अच्छे से समझो, सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, हम कहते हैं ना टॉप टू एटम डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीजेस? बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, तो सारी चीजें एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड है। तो अब थोड़ा सा कोरिलेट करना है एटॉमिक रेडियस को, और जो मैंने अभी आपको बता दिया ना पहले इस स्लाइड पे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीजें या कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको पॉइंट आउट करना है, वो देखना अभी। ओके, सो periodicity, number of orbital, the effect of increase in the number of orbital of an atom increases atomic size। मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम जाओगे कोई भी सीरीज में, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो वैसे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो, अम, एक ही सीरीज के, मैं सपोज ये फैमिली के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, मतलब ये सीरीज के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, 2p1, यहाँ पे 2p2, यहाँ पे 2p3, यहाँ पे 2p4। तो यहाँ पे ऑर्बिटल इंक्रीज हो गए क्या? नहीं ना, ऑर्बिटल तो उतने ही है, 3 ही ऑर्बिटल है। सब ऑर्बिटल को पकड़ के 3 ही ऑर्बिटल है। ठीक है, इंक्रीज क्या हो गया ऑक्सीजन में, एंड आप बोरॉन को कंपेयर करो तो ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल तो उतने ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, 8 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है। ओके, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को, अब देखो लॉजिकली देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को ये कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं, तो 1:1 का रेशियो, तो एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 प्रोटॉन्स है जो इन सबको खींच रहे हैं। यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स है ये जो 3 ऑर्बिटल को खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन में एटॉमिक साइज कम हो जाएगी, या फिर ऑर्बिटल्स नजदीक आ जाएंगे ऑक्सीजन में। ठीक है, एज कम्पेयर टू बोरॉन। उसका रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है? उसका रीजन है प्रोटॉन का नंबर। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हमने अभी देखा कि ये जो न्यूक्लियस के पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, ये कुछ शील्डिंग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को अट्रैक्ट होने नहीं देते। अगर ये शील्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एक इफेक्ट है, अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी। राइट, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग, अट्रैक्शन फोर्स कम। नाउ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, विद इन द शेल शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स फॉलोज द ऑर्डर। मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा एज कम्पेयर टू पी, देन पी ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू डी, एंड डी ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू एफ। लेकिन यहाँ पे और एक चीजें हैं, एटॉमिक रेडियस भी मतलब बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी भी होगी तो भी कुछ काम का नहीं है। मैं पीरियोडिक टेबल में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा इसको, जब ये प्रॉपर्टी आएगी ना एक्सप्लेन करूंगा। नाउ इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड और ग्रुप याद है सबको, ये पीरियड, ये ग्रुप। विद इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ओके, और ग्रुप में तो ऑर्बिटल इंक्रीज होते ही है, तो ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउनवर्ड। नीचे जाओगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, यहाँ पे पीरियड में वाइस वर्सा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ओके,
द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ एक मिनट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। सिंपल है क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक सीक्वेंस दिया है और आपको कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक साइज को लिखना है। ठीक है, सेम चीज है, सेम चीज है। शायद पीरियोडिक टेबल अभी सबको मालूम है। ओके, या पीरियोडिक टेबल सबको अभी याद है, ऐसे मैं समझता हूँ। याद नहीं है पूरा तो एटलीस्ट आप ये तो समझते हो ना कि कुछ ट्रिक्स वगैरह आपके पास है, ऐसे मैं समझता हूँ। ठीक है। नहीं है तो बता दो। ओके, तो ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में, और ये अभी तक की थोड़ी बहुत जानकारी, मतलब बेसिक चीजें थी। यहाँ तक अगर बात करूँ तो बेसिक चीजें थी। ठीक है, और यहाँ से धीरे धीरे अभी चैप्टर ग्रिप पकड़ेगा इसके आगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना। नहीं है? ओके, वंडरलॉस। अच्छा चलो ठीक है, वंडरलॉस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस, राइट, और न्यूक्लियस के साइड में ऑर्बिटल्स रहते हैं। ओके, सपोज ये हेलियम एटम कंसिडर करना, मतलब नोबेल गैस है। अब नोबेल गैस है तो ये चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, या फिर फ्लोरीन, कोई भी एटम। तो ये जो वंडरलॉस मतलब क्या रहता है? वनडॉस मतलब ये यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स तो दिखाएगा। ओके, ये ऑर्बिटल को तो अट्रैक्ट करता ही है न्यूक्लियस, लेकिन इसके बाहर जाके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ऑर्बिटल के भी बाहर रहता है। तो ये कितने डिस्टेंस तक है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वनडरॉस रेडियस। ठीक ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिटल। उसका वेल नोन एग्जांपल है फ्लोरीन। हमें मालूम है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले तो उसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है ना, उनको तो वो अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसको बाहर का इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने वनडरलॉस फोर्स का यूज करके बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में खींचने का ट्राई करता है। ओके, और चलो इसने खींच लिया तो इट बिकम्स एफ माइनस, और सॉल्यूशन में दूसरा भी एक एफ माइनस है। अब आप मुझे बताओ, दोनों तरफ एफ माइनस, ये एटम और ये एटम एक दूसरे के पास आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, रिपल्शन की वजह से। ओके, और इनका अट्रैक्शन फोर्स ये ऑर्बिटल के बाहर है, हमने ये पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि उसके बिना ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे अंदर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो वंडरलॉस फोर्स मतलब सिर्फ ऑर्बिटल उसकी बाउंड्री नहीं है, उसकी बाउंड्री इमेजिनरी है, जहां तक वो अट्रैक्शन दिखा सकता है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, वहां तक उसकी बाउंड्री। इसलिए हाइपोथेटिकल बाउंड्री और सबसे बड़ी बाउंड्री होती है। ओके, नाउ आयनिक रेडियस एकदम सिंपल है। आयंस दो टाइप के हैं, तो दो टाइप के आयनिक रेडियस को हम क्लासिफाई कर ही सकते हैं, एक कैटायनिक रेडियस, एक आयनिक रेडियस। ठीक है, तो देख लेते हैं। द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर इन कंपैरिजन विद द साइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। कैटायन की साइज स्मॉल रहती है। क्यों स्मॉल रहती है? क्योंकि कैटायन में पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। वेल नोन एग्जांपल सोडियम का लेता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इस पे? यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, गिन के देखो। नेक्स्ट, जैसे ही ये Na प्लस बनेगा, Na प्लस, तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स ओनली 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ऑर्बिटल्स कितने बचे? सिर्फ 3 ऑर्बिटल बचे, राइट। वैसे ही इसके एक ऑर्बिटल चला गया, मतलब साइज छोटी हो गई सोडियम की। सोडियम की वैसे भी साइज छोटी हो गई। ठीक है, एक पहला लॉजिक, कैटायन का रेडियस छोटा क्यों होता है, इसका भी पहला लॉजिक। ठीक है, पहला रीजन। एंड सेकेंड रीजन, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 11 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब
11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था, ठीक है, जो कि 1:1 का रेशियो ऐसे आप समझ लो। लेकिन यहाँ पे 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा सा टफ होगा इस कंपैरिजन में, नीचे वाले केस के कंपैरिजन में। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इससे होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, तो ये ऑर्बिटल थोड़े से क्विंच हो जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं, क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा साइज में कम हो जाते हैं। और यही रीजन है कि जैसे जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर घटता जाएगा, तो प्रोटॉन बहुत इजीली कम इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप नंबर देख लो, +6 +7, जैसे ही आप इंक्रीज करोगे पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी। ये दो रीजन है कैटायन के रेडियस क्यों स्मॉल रहते हैं उसके लिए, एंड इसके अपोजिट रहेगा एनायन के रेडियस, तो उसमें कोई बात है ही नहीं। ओके, एनायनिक रेडियस में उसके उल्टे होता है। एनायनिक रेडियस में क्या होता है, एटम के कंपैरिजन में आयन एनायन का रेडियस ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ले लो ना, एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन को 8 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो रेशियो तो 1:1 है। लेकिन यहाँ पे 8 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, अब प्रोटॉन कम हो गए, मतलब उनकी ताकत कम होगी, पावर कम होगी। यहाँ पे 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, अब प्रोटॉन की पावर अब और कम हो गई, क्योंकि 8 प्रोटॉन को मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो पर इलेक्ट्रॉन पावर कम होगी। ओके, तो ये होता है एनायंस। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि ऑक्सीजन में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये खींच नहीं सकते प्रोटॉन, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल या सॉरी एटम थोड़े से एक्सपांड होते हैं, माइन्यूट से एक्सपांड होते हैं एनायनिक, ठीक है। इसीलिए जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगी। देखो, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ना कि ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट ले लो, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा सेम चीज होगी, ठीक है। मैं सल्फर के लिए भी लिख सकता हूँ सेम चीज, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, सल्फर का एटम इज स्मॉलर देन सल्फर का -1 आयन एंड विच इज 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। हम किसी के भी एलिमेंट के बारे में ये कह सकते हैं, और लॉजिक वही दो लॉजिक है यहाँ पे, सिर्फ रिवर्सिबली काम करते हैं। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट है, कार्बन है या कार्बन और नाइट्रोजन, सपोज, ठीक है, कार्बन नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसके पास सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास भी सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ सेम है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, एटॉमिक साइज इसकी छोटी हो जाएगी। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे रेशियो देखो 1:1, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो एटॉमिक साइज छोटी हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये किस पे डिपेंड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ H-1, H+1 एंड हाइड्रोजन। सिंपल है, हाइड्रोजन को बीच में डाल देंगे, क्योंकि कैटायन आयन एक छोटा एक बड़ा होता है, ये तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बीच में आ गए। नेक्स्ट, कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, सिंपल। नेक्स्ट वन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bounded electron from the outermost orbital of 1 mole of isolated gaseous atom of an element is called as ionization potential. डेफिनेशन देखने में बड़ी लगती होगी, कोई इतनी खास ये नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखो अभी, ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है, यहाँ पे सपोज ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस है, तो आउटर मोस्ट सेल में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बेसिकली। हाँ, पूरी डेफिनेशन नहीं है,
आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए। यही क्यों? क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है ना, तो इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसलिए ये लिया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लूजली बाउंडेड। तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयनेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में हुआ, ठीक है, लिक्विड स्टेट में अगर ये हुआ तो प्रॉब्लम क्या आएगा, बाकी के एटम, उसके अराउंड के जो एटम रहेंगे ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, या दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स हो सकता है। कौन से केस में? लिक्विड में या सॉलिड में, ऐसे केस हो सकते हैं। गैसेस में वैसा प्रॉब्लम है ही नहीं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स इतने बड़े रहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर रहता है। इसलिए जब भी हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल काउंट करेंगे, ठीक है, मतलब ये एनर्जी काउंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो हमेशा गैसेस स्टेट में ही काउंट करते हैं, कभी भी सॉलिड या लिक्विड में काउंट नहीं करते। फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, यही डेफिनेशन का पार्ट है कि हम मतलब एक एटम लेके उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी काउंट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम देख भी नहीं सकते, तो उसका हैंडल क्या करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे। और केमिस्ट्री में हमारे जो भी कंसेप्ट रहेगी एनर्जी के साथ, वो एनर्जी के साथ जो भी कंसेप्ट है वो हमारी पर मोल ही रहती है, और उसका वेल नोन एग्जांपल हमारा एंथैल्पी है। अगर आपको याद होगा तो एंथैल्पी हर बार पर मोल रहता था। तो यहाँ पे भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम काउंट करेंगे तो पर मोल काउंट करेंगे, मतलब जो भी एटम का हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल काउंट करना है वो 1 मोल में लेंगे, एंड देन 1 मोल एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसका यूनिट जो आएगा वो पर मोल आएगा। ओके, तो दो फैक्टर है, मतलब इस डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें और दो पार्ट जोड़े गए हैं। एक तो गैसेस स्टेट, रीजन मैंने बता दिया, एंड सेकेंड ये पर मोल। ओके, दो कंडीशंस यहाँ पे इंक्लूडेड है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। चलो, नंबर ऑफ शेल्स, अगर हम प्रिंसिपल नंबर के बारे में बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 2, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। तो एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कंसिडरिंग कि शेल्स सेम है, यहाँ पे शेल्स सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब क्या? प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर कंसिडर करते हैं कि सेम है। ओके, तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड रहेंगे, तो उनको बाहर निकलना मुश्किल जाएगा। सो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के नजदीक जो ऑर्बिटल है वो बाहर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने नहीं देते, ठीक है, शील्ड बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे शील्ड इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे नहीं ज्यादा, उसको निकालना इजी होगा, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, मतलब बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, ये आप एक्सेप्शनल केस में डाल सकते हो या इस फैक्टर को हर बार याद रखना, लेकिन जैसे नाइट्रोजन है जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, या नोबेल गैस है जहाँ पे फुल फील्ड ऑर्बिटल रहता है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल को हर बार एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल जाता है। तो जब भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल रहेगा, जब भी ये कंडीशन रहेगी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन का एग्जांपल मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2p3, काउंट करके देख लो 7, ठीक है। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6, और यहाँ पे कितने हैं 3, मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो थोड़ा सा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पेनिट्रेशन पावर।
नाउ पेनिट्रेशन पावर का मतलब फिर से एस पी डी एंड एफ में आ गया। हमें मालूम है एस ऑर्बिटल बहुत अंदर रहता है, एफ ऑर्बिटल बहुत बाहर है। ओके, अगर आप आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो एफ ऑर्बिटल से तो कंपेरेटिवली इजी होगा, लेकिन अगर आप गलती से भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकाल रहे हो तो इतना इजी नहीं होगा। ओके, स्कैंडियम 21। ओके, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया था? एस में आता था, ठीक है, S1 में आता था, राइट। तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी रहती है, मतलब S में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना इजी नहीं रहता जितना इजी F में से इलेक्ट्रॉन निकालना है या D में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल के बेसिस पे, तो यहाँ पे कोई मैं ऐसे सीक्वेंस नहीं दे सकता इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर S है तो ये कम होगा, अगर F है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, F है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और S में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल नहीं सकते, आयनाइजेशन पोटेंशियल S के लिए ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम ये कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं दे सकते यहाँ पे इस केस में। ओके, सो अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? फैक्टर्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें कोई डाउट है? पूछ लो। नहीं है? चलो कंटिन्यू करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एकदम सिंपल है, एटॉमिक साइज के बेसिस पे है। एटॉमिक साइज को कैसे इसके साथ कोरिलेट करोगे? देखो, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम लगेगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, इन अ पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ओके, इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। 2 मिनट का काम है बस, लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया खत्म बात, तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, कोरिलेशन है, सिर्फ कोरिलेशन। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। एप्लीकेशन कौन कौन सा है? तो इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, नहीं होगा। मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा क्योंकि सोडियम है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन उसको देना ही है बाहर, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होगा। ओके, तो हम किसी भी अननोन एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेटेलिक होगा, नॉन मेटेलिक होगा, मेटालोइड होगा, इसके प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है, इनर्ट गैस है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन का पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, इसको समझो अभी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कहते हैं? द एनर्जी released on adding 1 mole of electron to 1 mole of neutral atom in its gaseous state to form an anion is called as electron affinity. ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, फिर से इस डेफिनेशन को मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो सेशन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, सबको वापस से ज्वाइन करना है सेशन को, और यहाँ से मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अभी। पहला सिंपल सा लॉजिक है कि फ्लोरीन एटम को ले लो सपोज। ठीक है, फ्लोरीन एटम 9 एटम, प्रोटॉन नंबर है 9, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, तो जनरली उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी के बारे में बात करें तो स्टेबल फॉर्म में एनर्जी हमेशा कम रहती है, एनर्जी स्मॉल रहती है, कम रहती है। अनस्टेबल फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पे पहले एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, सिर्फ ये फ्लोरीन था, तो जब ये F माइनस बन गया तो यहाँ पे एनर्जी स्टेबल हो गई या कम हो गई, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इतनी क्वांटिटी की एनर्जी वो रिलीज करता है। ओके, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, फिर से रिपीट कर दूं,
कोई भी एक एटम, ओके, मैंने एग्जांपल फ्लोरीन का लिया क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो फ्लोरीन फिलहाल तो स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ये एनर्जी का ग्राफ है सपोज, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी कम होगी, तो F माइनस की एनर्जी कम हो गई। तो ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बाहर छोड़ देगा, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब इतनी एनर्जी गई कहाँ, तो ये बाहर छोड़ दी इसने। क्यों? क्योंकि स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया ना, अभी स्टेबल एटम बन गया, तो ये एनर्जी बाहर छोड़ दी गई। ये जो एनर्जी बाहर छोड़ी गई, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये सारे एटम्स नहीं दिखा रहे, ये फ्लोरीन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है। अगर सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता ना, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, राइट? सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ बहुत कम दिखाई देगी, मतलब होगी ही नहीं। मतलब सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कितनी एनर्जी बाहर देगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, उसको देना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल के केस में नॉन रिलेटिव है, कोई काम की नहीं है, ओके। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए बहुत ज्यादा काम की है, मेटल्स के लिए यूजलेस है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की। सोडियम को जरूरत क्या है? सोडियम को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है? एनर्जी रिलीज ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी क्यों और एनर्जी देगी भी क्यों? नहीं देगा। लेकिन फ्लोरीन को जरूरत है, ऑक्सीजन को जरूरत है, क्लोरीन को जरूरत है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा बाहर, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर से वही बात कि दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, तो उसको निगलेक्ट करने के लिए गैसेस फेज, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। अब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर मोल ही यूज करना पड़ेगा, पर एटम पर मॉलिक्यूल हम ये कंसेप्ट यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। गिनना है तो 1 मोल में ही गिनना है सारे केस में, कभी भी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हो, कुछ भी हो, सारे केस में हमें 1 मोल के हिसाब से ही गिनना है। ओके, नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में फिलहाल के लिए बात करेंगे, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, ये अगर इंक्रीज हो गया तो ये सपोज आयोडीन है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच सकता है, क्योंकि छोटा ही है। ये बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकेगा, ठीक है। सो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके अपोजिट में काम करता है, यहाँ पे याद रखना इस चीज को, इसके अपोजिट। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, ओके। लेकिन ये जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है ना, ये बहुत स्मॉल एरिया तक ही डिफाइन करता है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, फिर से वही बात कि फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, फॉर एग्जांपल हीलियम है या नियॉन है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो उसको ये क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे अपनी तरफ, क्यों खींचेंगे? जरूरत ही नहीं है। या इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो एनर्जी बाहर क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, ऑलरेडी फुलफिल है, तो इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत ही नहीं है। तो गलती से इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर फुल फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लो और जीरो, ना के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रेंड क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? तो ऑब्वियसली जैसे हमने अभी कहा, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मेटल रहता है, यहाँ पे नॉन मेटल रहता है, तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन अ ग्रुप, मतलब नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज इतनी बढ़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ठीक है। साइज बहुत बड़ा मैटर करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस विच डिक्रीजेस द एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हो गया दो चीजें,
एक हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक हो गया, एंड ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 2 मिनट रुक रहा हूँ, किसी को भी डाउट है क्वेश्चन को टाइप करो या माइक स्टार्ट करो एंड पूछ लो। नहीं सर, डाउट नहीं। चलो नहीं है डाउट, चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कृष्णा क्यों नहीं आया क्या मालूम, इसको क्या प्रॉब्लम आ गया अभी ये। चलो ठीक है, कोई तो पूछ लेना क्लास होने के बाद है ना, कृष्णा को बोल देना कि मैं पूछ रहा था, क्या हो गया मुझे बताओ। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीनिंग समझो इसको। पहले तो डेफिनेशन देख लेंगे, बाद में मैं डिटेल में बताता हूँ, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है वो भी बता दूंगा। द मेजर ऑफ द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम, मतलब जनरली कैपेसिटी की जगह पे टेंडेंसी ही पकड़ लो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिफरेंस है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई भी एलिमेंट क्या करता था, ये खुद के तो इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचता था अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचता था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड के मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बाहर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, फिर से एक चीज यहाँ पे रिपीट कर दूं, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन है तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का रहेगा, ये इसी का है, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। लेकिन क्लोरीन क्या करेगा, अपने साथ साथ क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को हम कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए। नाउ नेक्स्ट, अब इस फैक्टर को मतलब इस चीज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सिंपल सा पॉइंट है, एटॉमिक साइज छोटा होगा, ओके कंसिडरिंग कि प्रोटॉन्स वगैरह अच्छे हैं, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एटॉमिक साइज छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, इसको दूसरे केस में कहते हैं परसेंटेज ऑफ एस। अब हाइब्रिडाइजेशन 3 ही है ना, मतलब जितना हमें मालूम है, एक है sp3, दूसरा है sp2 एंड तीसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो याद कैसे करोगे उसको, तो परसेंटेज ऑफ एस से याद करोगे। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस निकालू इस केस में, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, उसमें से एक ऑर्बिटल एस है, बाकी के 4 में से एक ऑर्बिटल एस का है। ठीक है, तो यहाँ पे एस की परसेंटेज आ गई नियर अबाउट 25%, कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, उसमें से एक ऑर्बिटल एस का है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज आ गई नियर अबाउट 33%। ओके, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, उसमें से एक ऑर्बिटल एस का है, मतलब यहाँ पे एस के परसेंटेज आ गया 50%। राइट, और सिंपल सा लॉजिक, जहां पे परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सिंपल समझ में आ गया, परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस हाइब्रिडाइजेशन sp ओनली, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो उससे थोड़ा सा कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन को दूसरे वर्ड में कहते हैं परसेंटेज ऑफ एस, दोनों का मतलब सेम है। ओके,
ये तो मैंने सिर्फ sp3 sp2 sp के लिए बताया, आप इसके बाहर भी जा सकते हो, सिर्फ आपको परसेंटेज ऑफ s निकालना है। तो ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया है ना, परसेंटेज ऑफ s कैसे निकाला, परसेंटेज ऑफ s कैसे निकाला। टोटल ऑर्बिटल कितने इसमें 3 है, उसमें से s कितने हैं, s एक ही है, तो यहाँ से परसेंटेज निकाला, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा 33%। ओके, नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, देखो कोई भी एलिमेंट, फिर वो मेटल हो नॉन मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, मेटल की ही एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो सपोज आयरन है, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे ना तो वो सह लेगा, मतलब वो मेटल है, उसकी टेंडेंसी है, ठीक है, वो सह लेगा, चलो ठीक है, वो तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके गए, ओके। दूसरा भी लेके गए तो अब वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा, अरे ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, एक तो दे दिया चलो ठीक है, दूसरा भी दे दिया, अब तो वो टेंशन में आ गया, अब वो तीसरा इलेक्ट्रॉन उतने जल्दी देगा नहीं, ठीक है, मतलब वो अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फैक्टर यूज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि ये खुद का इलेक्ट्रॉन है, बाहर का खींच नहीं रहा, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं कहूंगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहूंगा, खुद का इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं रहा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। ये मेटल के साथ भी होता है, ये नॉन मेटल के साथ भी होता है, कोई भी मेटल, कोई भी एटम, कोई भी इलेमेंट एक या दो इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स उतने इजीली नहीं देंगे। कार्बन, कार्बन को कार्बन प्लस में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन कार्बन 2+ में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं है, उसके बाद कार्बन 3+ में कन्वर्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, और कार्बन 4+ तो फिर सोचना ही बंद कर दो अभी। तो ये टेंडेंसी होती है एटम्स की कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने इजी नहीं देते, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्ट्रांग होती जाएगी। आप ऐसे समझ लो ना, आपके पास 1000 रुपीज़ है, ओके, किसी ने आपके 10 रुपये चुरा लिए, आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर से 10 रुपये चुरा लिए, चलो ठीक है, ऐसे करते करते उसने 100 रुपये निकाल लिए, बाद के 100 रुपये देने के लिए फिर तो आपको टेंशन आ जाएगी, ये कितना लेगा, कहाँ पे रुकेगा, यही फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि इसके पास भी लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही है, आपके पास भी जैसे लिमिटेड है सारी चीज़ें, तो उसके पास भी लिमिटेड है ना, तो ये एक फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर। एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट, ट्रेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। सो नॉन मेटल जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ओके। ये सारे फैक्टर मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ टेंशन के लिए, मतलब आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो। एक मिनट, ये स्लाइड ये हो गई, मैं आपको दिखा दूँ सिर्फ लास्ट में, आपको है ना दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव में या कहीं पे भी, जितनी भी प्रॉपर्टी है जो भी आपको निकालनी है, ये इस चार्ट में आ जाएगी, पूरा चैप्टर इस चार्ट में आ जाएगा आराम से, ठीक है। सारे के सारे याद नहीं रखने, लेकिन एक आपको आइडिया तो आ जाएगी 100%। तो अभी सिर्फ समझने का ट्राई करो, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो, बॉन्ड बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो बॉन्ड का नेचर फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बहुत बहुत इजी तरीका है, ओके। आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट है, HF है, HF, तो ये आयनिक है कि कोवैलेंट है, कैसे निकालोगे, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से, एक मिनट, मैंने आपको क्या बता दिया, मुझे क्लिक नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट ले लो, ये इस एलिमेंट को नहीं ले सकते, ये एक्सेप्शन होता है, एक एलिमेंट, हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक, और अगर 1.7 से कम होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, ये कंफर्म। 1.7 से ज्यादा तो आयनिक, उससे कम तो कोवैलेंट, एक्सेप्शन HF, ठीक है, HF को भूल जाओ।
बाकी सारे यहाँ पे, ये एक्सेप्शन ही है, बाकी सारी जगह पे कोई मतलब बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है कि कोवेलेंट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना, नेचर में कोई भी बॉन्ड ये 100% आयनिक नहीं होता, ठीक है, या 100% कोवेलेंट नहीं होता। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें परसेंटेज होते हैं। ओके, तो उतने डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखना कि नेचर में 100% कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता या कोवेलेंट नहीं होता। ओके, ये एक हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। देखो, नॉन मेटेलिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएंगे। मेटेलिक ये इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेंगे, उनको तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो खींचेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। तो हम मेटल एंड नॉन मेटल नेचर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आराम से यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता, तो हम पार्शियली आयनिक या पार्शियली कोवेलेंट हो सकता है, उसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको हम हेनरी स्मिथ मेथड कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी बॉन्ड में हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है एंड कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मेथड वगैरह हमें नहीं है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेथड में जाने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो एटम्स बहुत नजदीक आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो एटम्स दूर रहेंगे, बॉन्ड ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो सिंपल सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, या वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो bond strength and stability it increases on increasing in difference between electronegativity। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होते जाएगा। ओके, बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा। तो यहाँ पे देखो HF स्ट्रांग बॉन्ड है, HI वीक बॉन्ड है कंपैरेटिवली। बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस अलग है क्या? 100% अलग है। बॉन्ड लेंथ में सपोज ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन का एटम है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम देखते हैं, ये तो इतना डिफरेंस तो होता नहीं है, ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है, तो इस ये डिफरेंस आएगा, ये आएगा बॉन्ड लेंथ। एंड रेडियस में हम सिर्फ एटम के रेडियस इतना ही डिस्टेंस देखते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस में। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड या तो एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं या एम्फोटेरिक हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट समझ लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया है फिलहाल के लिए। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये उसका एप्लीकेशन है, ऐसे समझ लो, सिंपल सा एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बेसिक, बहुत कम है एसिडिक। ये ऑक्साइड के बारे में है, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करें तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा बेसिक, बहुत ज्यादा होगा एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स के लिए। इसका एप्लीकेशन धीरे 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 हम आगे पूरे सिलेबस में देखेंगे, टेंशन मतलब। ओके, नेक्स्ट, CF3NH2 is not a base whereas CH3NH2 is a base। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। स्ट्रक्चर भी आप देख लो ना, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रोजन H2, ये और यहाँ पे सेम एलिमेंट है, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह सेम है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन है सब जगह। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते नहीं है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, ये बाहर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर दे सकता है, वेरएज ये जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन ये कार्बन फिर कहाँ से खींचेगा? इसके से खींचेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर दे नहीं सकता, इसलिए ये बेसिक नहीं होगा, लेकिन ये बेसिक होगा। फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये उसके पीछे वाला रीजन है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे हम ऑक्साइड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, हाँ एक चीज हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लिखोगे रेडॉक्स रिएक्शन में हम देखेंगे फ्लोरीन -1 में रहता है और ऑक्सीजन +2 में चला जाता है। ठीक है, अकेला एलिमेंट है क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, ऑक्सीजन +2 है, तो नाम में चेंज तो इसी वजह से आएगा, डाइफ्लोराइड, और यहाँ पे हम डाइक्लोराइड मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो ये नेम जो है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आता है। ठीक है, इसको छोड़ा जाए तो ऑक्सीजन कभी भी प्लस स्टेट में नहीं आता किसी भी मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट वन, डायगोनल कोरिलेशनशिप या डायगोनल रिलेशनशिप, ये हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ओके, लिथियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट सेम आती है, तो पहले तो इसी को हम कहेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड लिथियम बेरिलियम बोरॉन shows dissimilarities with other element of the group, उसी के ग्रुप में से डिसिमिलरिटी दिखाते हैं, बट shows similarity with elements of the third group, मतलब डायगोनल कोरिलेशनशिप, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी बहुत सेम होगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ग्रुप में सेम नहीं होगी। नहीं है यहाँ पे, ये ग्रुप नहीं है, एक मिनट, हाँ ग्रुप में सेम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सेम होगी, इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये हम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में डिटेल में देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें। ओके, ये सारी सिमिलरिटीज, मतलब ये पूरा कंटेंट एस ग्रुप में आएगा या एस ब्लॉक में आएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से उसको फिलहाल के लिए रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सिमिलरिटी कौन कौन सी है ये उन्होंने बताने का लिस्ट किया है, मतलब ये भी वाटर में सोल्यूबल होगा, ये भी वाटर में सोल्यूबल होगा, ये मेटेलिक है तो ये भी मेटेलिक ट्रेंड दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वही लिस्ट है। ठीक है, तो ये तो हम जब भी एलिमेंट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में देखेंगे। सेम चीज बोरॉन के साथ भी, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम डायगोनल कोरिलेशन, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, मैं वहीं पे लेना चाहूँगा, उसको एस ब्लॉक में लेना चाहूँगा। ठीक है, एस ब्लॉक जो हमारा चैप्टर है वहाँ पे ये कोरिलेशन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में डायगोनल कोरिलेशनशिप आने ही वाला है फिर से, तो वहाँ पे लूँगा, यहाँ पे नहीं लूँगा। एंड लास्ट में ये पूरे ट्रेंड है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हमने अभी देखा डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा, कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, नॉन मेटल कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड नहीं दिखाते, तो ये डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। एडिशन क्या है इसमें, तो रिड्यूसिंग नेचर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हमारा इसी में हो गया। बाकी जो है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हो गया, या वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ये नया है। ठीक है, तो ऐसे कोई छोटे छोटे पॉइंट्स नए हैं इसमें, ये भी समझ में आ गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है, और इसके अलावा आपको सिंपल वर्ड्स में चाहिए भी तो भी मैं आपको एक डायग्राम वगैरह दे सकता हूँ, जो भी नेट पे भी अवेलेबल है, जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस ऐसे ट्रेंड दिए है, बस टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, मैं आपको दिखा दूँ। फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2-4 एलिमेंट देंगे और 2-4 एलिमेंट देने के बाद यहाँ पे एटॉमिक रेडियस पूछेंगे, मतलब एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, इस टाइप में पूछेंगे। ओके, तो ये तो एक ब्रॉड स्टडी हो गया, मैं पहले ही बता दूं एक ब्रॉड स्टडी है। इसको हम बहुत डिटेल में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे। जो मैंने अभी आपको कहा था ना कि मतलब एल्यूमिनियम गैलियम में चेंजेस आएंगे या बाकी बहुत जगह पे चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में दिखाई देंगी, लेकिन उसका बेस जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो, 2 मिनट रुक रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लूंगा।
नहीं है डाउट किसी को? ओके, देखो क्लास 11 का चैप्टर है, मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी कंसेप्ट होंगी उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, छोटी छोटी कंसेप्ट ही रहेंगी। सिर्फ बेसिक को हमें अच्छा करना है इसी चैप्टर्स में। मतलब हमारा पॉइंट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करो, क्योंकि हमें अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब बहुत दिन बाद या 3-4 महीने बाद हमें यूटिलाइज नहीं करना है, अभी यूटिलाइज करना है। ठीक है, 2-4 लेक्चर के बाद चैप्टर जैसे आगे बढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टीज को हमें यूटिलाइज करना है। ओके, चैप्टर के हिसाब से बात करें तो ये ट्रेंड है। ओके, यहाँ पे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक ये इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, ये सारी चीजें। चलो, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो रैंडमली किसी बुक में से मैं क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कर देता हूँ। डेली देखो, कल मैंने कुछ लिस्ट डाली थी, हाँ कॉलेज की लिस्ट है, कुछ जगह पे सेव कर लेना उस चीज को। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत, कॉलेज की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज हो गई, और डेली में कुछ ना कुछ डालूंगा जो आपको हेल्प करेगा, आइदर फर्दर एडमिशन में, नहीं तो स्टडीज में। जैसे कि आज मैं आपको ये डालने का सोच रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला बुक डाल दूंगा कोई एक। ठीक है, कल रिएजेंट के बारे में कुछ डाल दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स है या बहुत सारी चीजें हैं जो डेली में डालना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ डाल दूंगा। हाँ प्रणव, तुम्हें ऐड कर दूंगा, यस। तुम्हें ऐड नहीं किया है, मैं कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एक मिनट, अभी मुझे क्वेश्चन चाहिए था। ओके, सो 1 मिनट ओनली अभी। नीट, आपको एक बुक भी दी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वहां से मैं नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, उसको छोड़ के बाकी की बुक में से ले रहा हूँ, उसको छोड़ के बाकी टेक्स्ट बुक में से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ अभी। रैंडमली डाल रहा हूँ। क्वेश्चंस को रैंडमली डाल रहा हूँ। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 1, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। शायद कुछ लोग इस पे देख रहे होंगे मोबाइल पे वगैरह, तो उनको दिखाई दे रहा होगा। द एलिमेंट Z 114 has been discovered recently and belong to which of the following family group or electronic configuration? तो जब तक आपको ये नहीं मालूम कि ये Rn क्या है, एटॉमिक नंबर कौन सा है, तब तक आप नहीं बोल सकते। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अबव प्रिंसिपल, मतलब ऐसे पूरा लिखो 1s2 2s2 या 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ओके 4d। और इस टाइप के क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, लास्ट में, जब आपको मालूम है कि अब मुझे कुछ आता नहीं है, या मेरे जितना आता था मैंने सॉल्व कर दिया, अब उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ओके, और ये अबव प्रिंसिपल को यूज करेगा तो कोई भी बता देगा, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया है, आपको सीक्वेंस मालूम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाना है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। इस क्वेश्चन का काम सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अबव प्रिंसिपल सबको आता होगा, बहुत मुश्किल है, ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ, कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, अबव प्रिंसिपल से निकालना है। ओके, सो इसका आंसर है ए, ये कार्बन फैमिली में आएगा 114। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। तो ये कहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ऐसे उन्होंने पूछा है। आयोडीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, तो ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, सो फर्स्ट है, करेक्ट है। सेकंड के बारे में बोलो, यहाँ पे इसके बारे में बोलो। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज होगी कंटिन्यूसली, करेक्ट है ये। हाँ, तो ये हमारा मतलब हमें नॉट एग्री होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये तो आयनिक है नहीं, सबसे बड़ा कैसे होगा? नहीं। बोरान, ये देखो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सी, इंक्रीजिंग एटॉमिक, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फ्लोरीन। अगर आप देखो क्या ये सीक्वेंस सही है कि गलत है, पहले तो ये देखो। एल्यूमिनियम 3+, साइज छोटा हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, और सबसे बड़ा कौन होगा? फ्लोरीन। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि निगेटिव है ना, एंड जब भी निगेटिव चार्ज आता है तो एटम बड़ा हो जाता है। ओके, सोडियम के पास छोटा होगा, मैग्नीशियम उससे छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि सबके पास देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ऑब्जर्व करो। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के पास प्रोटॉन 9 है, सोडियम के पास 11 है, मैग्नीशियम के पास 12 है, एल्यूमिनियम के पास 13 है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज तो घटेगी घटेगी ना, तो ये सीक्वेंस सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सी सीक्वेंस सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर? हमारा आंसर नहीं है ये। हाँ, ए ऑप्शन में, यस, ए ऑप्शन में फ्लोरीन पीछे जाएगा, ये फ्लोरीन पीछे जाता है। रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इसीलिए तो ये सही नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए? नॉट एग्री चाहिए, नॉट एग्री। तो ये सही नहीं है, मतलब ये देखो ये सही है, ये सही है, हमें आंसर जो गलत है वो निकालना है। तो ये तो गलत है, मतलब ये हमारा एक मार्क हमने कर लिया। अब देखो ये इस क्वेश्चन में 2 आंसर है, इसलिए मैं पूरा ले रहा हूँ। लास्ट में देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग होगी क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी तो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, सोडियम सॉरी नाइट्रोजन में से निकालना और ये कम मुश्किल होगा क्या? नहीं। क्यों? स्टेबिलिटी, यहाँ पे चेंजेस आ गए, तो ये भी मैच नहीं करता। हमारा आंसर है ए एंड डी। ओके, ए एंड डी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ स्पेसीज दिए हैं, argon, potassium, calcium contains the same number of electrons. In which order do their radius increases? आपको क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ओके, सो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, राइट? तो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम के बारे में बात करें तो यहाँ पे +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे,
यहाँ पे एक से प्रोटॉन ज्यादा होगा और यहाँ पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। और हमें मालूम है कैटायन का साइज छोटा रहता है, तो सबसे छोटा कैल्शियम होगा 2+। लॉजिक है, समझ में आ रहा है? जो हमने अभी स्टडी किया ना वही है। और क्वेश्चन जब भी आते हैं आप ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के बेस पे आते हैं। ऐसे आपको ये नहीं पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी लेफ्ट राइट इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, कभी नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल में बताओ कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का ये समझो आप, मतलब आप एक्सपेक्टेशन ही ऐसे रखो कि आपको ट्रेंड नहीं आएगा, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1? दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा, कुछ भी हेल्प फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बताओ तो मुझे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na+ की कौन सी होगी? करेक्ट दर्शना, बाकी लोगों को आ गया, क्लिक हो गया, देखो तो उन्होंने क्या दिया है और क्या निकालना है हमें। ट्राई करो, कैसे निकालोगे? कोई फॉर्मूला वगैरह है अपने पास? नहीं, क्लिक नहीं हो रहा। ये क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और अगर उसके अपोजिट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बनेगा? Na+ ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? Na+ में इलेक्ट्रॉन डालना। तो यहाँ पे जितना एनर्जी हम दे रहे हैं इसको बाहर निकालने के लिए, उसके अपोजिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगर वहां पे रख देंगे तो इतनी अपोजिट एनर्जी हमें मिलेगी। तो ये सेम होगी लेकिन साइन डिफरेंस होगा। ए आंसर है, सिंपल है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है इसको देखने में। अब शायद थोड़ा सा बेटर है। ओके, डिक्रीजिंग आयनिक